साथियों, पिछले 5 लेक्चर्स में हमने सांप्रदायिकता और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। आज मैं छठा लेक्चर है अपना और उसमें मैं महिलाएं अहिंसक क्रांति के रास्ते पर इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे क्रांति से मेरी मुराद ये है कि साम्राज्यवादी सोच, शोषण और गैर बराबरी से हमें आज़ादी हासिल करनी है। वो क्रांति की दिशा है ताकि हमारे देश का हर बच्चा सर उठा के खड़ा हो सके। हम 4 बातों पर चर्चा करेंगे। लड़कियों की ताकत क्या है, लड़कियों के ऊपर बंदिशें क्या लगी हुई हैं जो उनको पीछे खींचती हैं, दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह और आज़ादी की लड़ाई में लड़कियों ने क्या रोल अदा किया, और नागरिकता सत्याग्रह क्या चीज़ है जिसमें लड़कियों ने फ्रंट पे आके काम किया। लड़कियों की ताकत 3 है। लड़कियों में सच्चाई है, दर्दमंदी है और लड़कियां मेहनत पर बसर करती हैं। ना केवल बसर करती हैं, पूरे परिवार को चलाती हैं। यानी जिसको आध्यात्मिक भाषा में ईमान की कमाई, गांधी जी की भाषा में ब्रेड लेबर वगैरह कहा जाता है, वो चीज़ लड़कियों में कूट कूट के भरी है। गृहस्थी के काम और त्याग में वो बेमिसाल है। चाहे वो गोबर हो, पानी हो, झाड़ू पोंछा, बर्तन, जो भी काम घर गृहस्थी के हैं, उसको सबको करने के साथ साथ वो सबको खाना खिला के खाती हैं। कई बार उनको दूध, सब फल वगैरह नहीं मिल पाते, पौष्टिकता की कमी उनमें रहती है। यहाँ तक कि बच्चे जब पैदा होते हैं उस वक़्त भी उनको पूरा पोषण नहीं मिलता। इसके बावजूद लड़कियों में ऐब नहीं है। ज़्यादातर परिवारों की लड़कियां या औरतें घर गृहस्थी के काम के साथ साथ बाहर का काम भी करती हैं। कोई नौकरी करती है, कोई मजदूरी करती है, खेती के काम करती है। दिक्कत यह है कि एक तो परिवार में जितनी भी मेहनत करती हैं वो अपने हिस्से की नहीं करती। अपने हिस्से की तो करती ही करती हैं, जो उनके भाई और पति को और पिता को करनी चाहिए वो भी उनको करनी पड़ती है। तो घर के अंदर एक तरीके, इससे नुकसान ये होता है कि जो घर का लड़का है उसकी आदत बिगड़ती है। गांधी जी ने हमें एक बात सिखाई थी। जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो घर गृहस्थी के काम में घंटा 1.5 घंटा रोज काम करते थे। वो सब्जी काटने का काम हो, रोटी पकाने का काम हो, पाखाना सफाई का काम हो, ये काम खुद करते थे। आश्रम के सब लोग करते थे। नतीजा इसलिए निकला कि वो लोग एक आम समाज से जुड़े और साथ में उनके अंदर ये जो लड़के लड़की का भेद खत्म हुआ। और हमारे समाज में जो लड़कों की बुरी आदतें पहन रही हैं, उनमें जो घमंड और घृणा आ रही है, वो हिंसा आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है कि परिवार के भीतर वो अपनी बहनों पर जुल्म करते हैं, अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दे टेक एडवांटेज। वो ठीक नहीं है। लड़कियों की एक और ताकत ये है, शिक्षा में वो नंबर 1 पे हैं। 12वीं का रिजल्ट देखो, 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट देखो, टॉपर लड़कियां हैं। उसके अलावा हमारी IIT जैसी संस्थाओं में इंजीनियरिंग में तो उनके दाखिले कम हो पाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए कोचिंग चाहिए। वो कोचिंग लड़कियों को मिलती नहीं, लिहाजा उनकी एडमिशन्स कम होते हैं। लेकिन बाकी कोर्सेज में हमारे यहाँ MSc वगैरह होता है, उसमें लड़कियों की परफॉर्मेंस लड़कों से बेटर है। और BTech में भी जो लड़कियां दाखिला लेके आती हैं उनकी परफॉर्मेंस एट पार विद बॉयज, इवन सम बेटर देन बॉयज है। न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया के और मुल्कों में भी मैं गया, वहाँ देखा मैंने। अल्जीरिया गया। अल्जीरिया में एक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 45,000 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने पूछा कितनी लड़कियां हैं इसमें, उन्होंने कहा कि 55%। मैंने कहा टीचर्स कितने, उन्होंने कहा 1500। हमने कहा लड़कियां कितनी, बोले 50%। फिर वहाँ के वो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी गया, वहाँ पे 200 साइंटिस्ट हैं उसमें। मैंने पूछा लड़कियां कितनी, उन्होंने कहा 100। तो ऐसा नहीं है कि अकेले हिंदुस्तान में लड़कियां विज्ञान के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। अल्जीरिया इस्लामिक मुल्क है, और तभी इस्लामिक बन गया था जब मोहम्मद साहब के जरिए कुरान शरीफ नाजिल हुई, धरती पर आई। उसके कुछ दिनों के बाद अल्जीरिया इस्लामिक बन गया। कश्मीर गया मैं 2015-16 में, तो कश्मीर में मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेक्चर्स दिए। मैं दंग रह गया कि वहाँ पे हमारी क्लास में जो मेरे लेक्चर, उसमें आधी से ज़्यादा लड़कियाँ थीं और इतने खुलेपन से बातचीत उन्होंने की और जिस आर्टिकुलेशन से वो सवाल उठाते थे, मुझे बहुत ही खुशी मुझे हुई कि हमारे देश की लड़कियां
बहुत काबिल हैं। वैसे हमें एक बात मैं बताना भूल गया कि हमारे मुल्क में 19वीं सदी में एक बहुत बड़ी लड़की खड़ी हुई, उसका नाम था सावित्रीबाई फुले, जिसने हिंदुस्तान में लड़कियों के लिए और दलित समाज के लिए शिक्षा की शुरुआत की। तो लड़कियों का रोल हिंदुस्तान की तरक्की में, उभार में ज़बरदस्त है। एक हमारा तजुर्बा खुद का है। जब देश में 1992 से बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद से दंगे फसाद चल रहे थे, कई जगह हुए, तो मैं घूम रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि हम कुछ और काम करें। तो पता लगा कि अम्बेडकर नगर एक बस्ती है दिल्ली की, वहाँ पे एक स्कूल का रिजल्ट बड़ा ख़राब रहा। 240 लड़कियाँ थीं, 8 पास हुई थीं, बाकी सब फेल हो गई 10वीं के इम्तहान में, और ज़्यादातर मैथमेटिक्स में फेल हुई। हमने कहा हम पढ़ाएंगे इनको जाके। तो मैं और हमारे कुछ साथी IIT से गए, हमारी बेटी भी जाती थी उसमें, हमारी कुछ स्टूडेंट्स थी यहाँ पे, ललिता और रेखा, ये भी जाती थी, डॉक्टर शर्मा भी जाते थे। तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि एक एक क्लास में 80-80 लड़कियों को बिठा दिया, और 80 लड़कियों में पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी लगन से हमारी हर बात सुनती थी वो। लेकिन घर जाके होमवर्क करने का टाइम नहीं था, क्योंकि घर में एक कमरे के मकान में पूरा परिवार रहता है, घर जाके उनको झाड़ू पोंछा करना है, नल पे जाके, साझा नल पे जाके बर्तन मांजने हैं, बच्चों को खिलाना है, वगैरह वगैरह। तो वक्त नहीं था उनके पास। तो मैं समझ गया कि इनकी दिमाग की कमी नहीं, इनके हालात की वजह से इनकी पढ़ाई सफर करती है। लड़कियों पे बंदिशें क्या क्या लगी हुई हैं। एक तो बंदिश, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही लड़कियों के ऊपर कि ज़्यादातर परिवार हमारे मुल्क के कमज़ोर हैसियत के हैं। लड़कों को तो पढ़ा लेते, लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते। तो एक हैंडीकैप ये हो गया कि उनको पढ़ने का मौका नहीं। दूसरा, भेदभाव खाने पीने में भी होता है। पौष्टिक भोजन लड़के के लिए प्रेफर किया जाता है, लड़कियों के लिए नहीं। इसकी वजह से लड़कियों का मान परिवार में बहुत कम, लड़कों की तुलना में। लड़का पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है, लड़कियां पैदा होती है तो नहीं। फिर प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं, उनके नाम से वंश नहीं चलता। इस प्रकार की चीजें अरसे से चली आ रही हैं, ये गैर बराबरी, लड़कियों पर जुल्म, और इससे उभरने की जरूरत है। अब लगभग ऐसी सूरत पैदा हो चुकी है कि बेसिक नेसेसिटीज की हर चीज देश, दुनिया के सब देशों में पैदा होने लगी है। तो ये बहाना नहीं चल सकता। अब आप अगर लड़कियों के साथ उपेक्षा बरतेंगे तो इसलिए कि कुछ लोगों को आपको जरूरत से ज्यादा खिलाना है, जरूरत से ज्यादा कंफर्ट्स देने हैं, लग्जरीज देनी है, तब आप उनको लूटेंगे। ये चीज यानी गैर बराबरी जब तक बड़े पैमाने की नहीं करेंगे तब तक आप प्रिविलेजेस लड़कों को नहीं दे सकते। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, और लड़कियों के साथ यही सबसे बड़ा हैंडीकैप है। और उसमें पारिवारिक हिंसा वगैरह भी चीजें शामिल होती हैं। समाज के बाहर लड़कियों के साथ आती है, लड़के तो रात में घूमने निकल जाए, लड़कियां नहीं निकल सकती, क्योंकि हमारे समाज के वातावरण ठीक नहीं है, हिंसक प्रवृत्ति हमारी। तो और इसमें मैं मानता हूं लड़कियों का खुद का खोट है। जो बहन या जो माँ अपने बेटे के आवारा होने पर उसको रोक ना सके, वो अपने फर्ज पूरा अदा नहीं कर रही है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि लड़कियां, समाज में जो वातावरण खराब है, शैतान तो लड़के हैं, आदमी हैं, लेकिन अगर वो शैतान है तो उसका एक जिम्मेवारी माँ और उसकी बहन पे भी जाती है। मैं सत्याग्रह का थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने की। तो उसमें लड़कियां भी शरीक थी कि भाई हम भी परमिट नहीं लेंगे, लेकिन जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ और जो आंदोलन का बुलंदी आई 1913 में आई। 1913 में गांधी जी ने कहा कि लड़कियों को सत्याग्रह को लीड करना है। 11 लड़कियां ट्रांसवाल राज्य से निकली और उनको नेटाल में प्रवेश करना था। नेटाल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का परमिट लेना पड़ता था। गांधी जी बगैर परमिट के जाओ, गिरफ्तार हो जाओ, तो जेल जाना, इस तरीके से कानून भंग करना है। तो 11 लड़कियां गई वहां से, उनको पुलिस ने सरहद पार करने के बाद पकड़ा नहीं, जानबूझ के नहीं पकड़ा। फिर वो गई तो फिर वो कोयले की खान के पास गई। वहां पे हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर काम करते थे, उनको तैयार किया, उन्होंने हड़ताल कर दी। इन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें एक लड़की थी वली अम्मा, 3 महीने को जेल में रखा लड़कियों को। जब छूटी तो वो लड़की बीमार निकल के आई, कुछ दिन में मर गई। गांधी जी ने कहा कुर्बानी हुई सत्याग्रह के लिए।
खैर उसका नतीजा क्या निकला, उससे आंदोलन बड़ा मजबूत बना और बाद में गांधी जी ने लॉन्ग मार्च किया हजारों लोगों को साथ लेके, और इवेंचुअली 1914 के आखिर में सरकार को वो रंगभेदी कानून बदलने पड़े। सत्याग्रह की लीडरशिप का एक मिसाल लड़कियों ने कायम की दक्षिण अफ्रीका में 1913-14 में। दूसरी आज़ादी की लड़ाई में एक लड़की थी गंगा बहन, गांधी जी के आश्रम में रहती थी। 1918 में वो गांधी जी ने कहा कि हम बिल का कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, ऐसी कोई सूरत निकालो कि हाथ का सूत कस जाए और हाथ से कपड़ा बन जाए। तो किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी, वो गई बेचारी घूमती फिरी गांव में, और एक गांव में उसने ढूंढ लिया पुराना चरखा था कहीं, तो उसमें संशोधन वगैरह किए लोगों ने और वो चरखा बन गया। तो गांधी जी के आंदोलन की, सत्याग्रह के साथ साथ खादी का जो आंदोलन चलाया गांधी जी ने, उसकी शुरुआत भी एक लड़की ने की, गंगा बहन ने। उसके बाद कई सत्याग्रहों में लड़कियां शरीक हुई, जेल गई। बहुत बड़ा सत्याग्रह नमक सत्याग्रह कहलाता है जो 1930 में चला, उसमें 96,000 लोग जेल गए, उसमें 70,000 लड़कियां थी। आप गौर करें कि जिस जमाने में लड़कियों को घर से बाहर निकलने पर घबराहट होती थी, बड़े से बड़े आदमी भी पुलिस को देख के डर जाते थे, जमींदार को देख के डर जाते थे, ये लड़कियां जमींदार के खिलाफ सत्याग्रह करती थीं। ये लड़कियां सरकारी कानून की अवज्ञा करती थी और जेल जाती थी। नोआखाली की एक और मिसाल में रखूं आपके सामने, फिरकावारियत के सवाल पर। जब नोआखाली में दंगे भड़के 1946 में, गांधी जी गए उधर, तो उन्होंने 18 साथी थे उनके साथ, उसमें लड़कियां भी थीं। उनसे कहा कि अलग अलग गांव में बैठना है सबको। तो एक गांव में एक लड़की बैठ गई, उसका नाम था बीबी अमतुस्सलाम। वहां पर पता लगा कि एक मंदिर में 3 तलवारें थीं और 3 तलवारों में से वो कोई चुरा ले गए हैं और धमकियां दे रहे हैं कुछ लोग, चढ़ाने के लिए भी, मतलब नॉट सीरियसली में भी, कि भाई जब हिंदू आएंगे तो हम उनको मारेंगे नहीं तलवारों से। तो इसने उपवास कर दिया, बीबी अमतुस्सलाम ने 25 दिन का उपवास किया, पूरे गांव को हिला दिया उसने। बोलो गांधी जी के पास पहुंचे कि लड़की मर जाएगी, आप इसको मनाइए। हम सारे के सारे लोग लिख के देने को तैयार है कि हमारे गांव में अगर किसी ने भी घृणा हिंदुओं के प्रति नफरत बरती या हल्का सा भी दंगे फसाद करने की कोशिश की, तो हम सारे के सारे लोग उस पर जान की बाजी लगा देंगे उसको रोकने में। खैर बाद में वो छूटा। तो इतनी निष्ठा से सांप्रदायिकता के सवाल पर वहां काम किया। फिर दिल्ली में गांधी जी आए तो दिल्ली में भी काम किया। और अभी हाल में जो सत्याग्रह किया हमारी लड़कियों ने शाहीन बाग में, और कम से कम 200 जगह और, जिसमें कम से कम 1,000 लड़कियों ने हिस्सा लिया। शाहीन बाग में 26 जनवरी के दिन तो 1 लाख लोग जमा थे इकट्ठे एक साथ, और दिन भर में 4 लाख लोग आए। वो हमारी लड़कियों की ताकत है। एक लड़की ने 3 महीने के 100 दिन चला वो धरना, एक शब्द झूठा नहीं बोला, किसी के लिए गाली गलौज नहीं की, सिर्फ रखा कि हमारा विरोध गलत कानून से है, नागरिकता के ऊपर सरकार ने जो धर्म जोड़ने का कानून बनाया वो गलत है, हम उससे लड़ेंगे, हमें किसी से बुराई नहीं है। उसमें कई लड़कियां हैं, शाहीन, नाजिया, अपर्णा, बाद में बहुत सारी लड़कियां ऐसी निकल के आई जो बस्तियों में घूमी। जानवी एक लड़की है, उसने बड़ी हिम्मत से बस्तियों में लोगों को मोबिलाइज किया। और तमाम, मैं महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान में एक बड़ी मुहिम चली है ये सत्याग्रह की। लेकिन एक कमी रह गई कि इन जागरूक महिलाओं के अलावा देश के जो सामान्य समाज की लड़कियां हैं, उन्होंने अभी हिस्सा नहीं लिया है। उनको जागना है। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई एक सिर्फ चुनिंदा लोगों की नहीं है, ये लड़ाई हर आदमी की है। जो आदमी और लड़का और लड़की महसूस करता है कि हम हिंदू या मुसलमान नहीं, मुकम्मल इंसान है। भेदभाव धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, लड़का लड़की के नाम पर गलत है। जो इस बात को महसूस करता है उसके लिए इस कानून के खिलाफ और हर भेदभाव के खिलाफ लड़ना ही लड़ना है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि हम लोगों को लड़कियों की इस हिम्मत के सहारे देश में सत्याग्रह खड़ा करना है। मैं सोचता हूं कि ये मुहिम मजबूत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।